चलिए, कैटेगराइजिंग पॉवर्टी देख लेना, अगर कोई वो होगा तो उसको इंटर भी करना पड़ेगा। अपने ही पास रखो ना, इंटर करना पड़ेगा ना सर। अच्छा ठीक, नहीं कल अभिराज भी शायद हुआ था इंटर। खैर चलो जो भी। कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, कैटेगराइजिंग पॉवर्टी को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा पूरा लाइन में नहीं जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दें, क्योंकि आज बहुत दिमाग खराब वाला चीज सब पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारा चीज है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी, गैप रेशियो, हेड काउंट रेशियो, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कैटेगराइजिंग पॉवर्टी का मतलब होता है कि हम पॉवर्टी को, गरीबी को कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा तरीका लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक बेसिक, अब बात नहीं करो बाबू, थ्योरी पेपर में बात करोगे बहुत मुश्किल, ठीक है। एक ये आपका नॉर्मल पॉवर्टी लाइन है। नॉर्मल पॉवर्टी लाइन का मतलब हो गया कि भाई ये लाइन आपको ये कंसीडर कर रहा है कि इसके नीचे जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी हैं, इसके ऊपर जो लोग हैं वो क्या है, अबव पॉवर्टी है, ठीक है। मतलब ये एक डिमार्केशन बाउंड्री है, इसके नीचे बिलो पॉवर्टी, इसके ऊपर अबव पॉवर्टी। मतलब इनके पास बेसिक एमिनिटीज के लिए पैसा नहीं है, इनके पास बेसिक एमिनिटीज के लिए पैसा जो चाहिए वो है, जितना ऊपर उतना बढ़िया। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरी डिस्कस की गई है, उस कैटेगरी को हम लोग देखते हैं। तीन मेन कैटेगरी डिस्कस की गई है। सबसे मेन कैटेगरी एग्रीगेट कैटेगरी, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मेन कैटेगरी। पहला बोलता है क्रोनिक पुअर, कल इसको डिस्कस किए थे। क्रोनिक पुअर, क्रोनिक का मतलब होता है जो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गरीब। दूसरा ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है। ट्रांजिएंट, इस शब्द को ट्रांजिएंट बोलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है विचरण करते रहना, ठीक है। इसीलिए हम उसको नॉर्मल शब्द लिख दिए, घूमते रहते हैं। घूमते रहने का मतलब कभी गरीब हो जाते हैं, ठीक है, कभी अमीर। अमीर कहने का मतलब कभी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, कभी वो अबव पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, फिर बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। ये जो तुम अपने पास ग्राफ खोलोगे तो तुमको ग्राफ में ये बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब है कि वो मूव करते रहते हैं, किस चीज के अंदर, वो मूव करते रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नॉन पुअर। नॉन पुअर का मतलब होता है जो कभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं आएंगे, ठीक है। उनको हम लोग नॉन पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस पॉवर्टी लाइन के हिसाब से चलना चालू करें, ठीक है, तो देखना कैसे होगा पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। बेटा एक बार देखो तो मेरा वो लगा हुआ है, ईयरफोन लगा हुआ है, ठीक। हाँ वो ब्लूटूथ का वो दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक नॉर्मल कितना भी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है, ठीक है। अगर इनकम इंक्रीज भी हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कभी भी ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। नो वे, किसी भी हाल में ये पॉवर्टी लाइन को टच भी नहीं कर रहा है। मतलब ये हमेशा क्या है, बिलो पॉवर्टी, ठीक है। तो हो गया ना क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब जिसकी हालत बिल्कुल ही गंभीर है, ठीक है, जो कि हमेशा ही क्या रहेगा, पुअर। और उसका एक कैटेगरी हुआ स्पेसिफिक कैटेगरी, ऑलवेज पुअर। ऑलवेज पुअर मतलब जो हमेशा क्या है, पुअर है। हमेशा पुअर है कहने का मतलब है कि भाई वो कभी भी अबव पॉवर्टी लाइन नहीं आ पाएगा, क्रोनिक पुअर, ठीक है। अगला यूजुअली पुअर। यूजुअली का मतलब होता है कभी कभार, एक दो बार वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया, कभी कभार, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो वे, किसी हाल में ये ऊपर नहीं आ सकता। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू बोलता है समटाइम दे ब्रेक आउट द पॉवर्टी लाइन। कभी कभी ये पॉवर्टी लाइन को ब्रेक कर देते हैं, कभी कभी, बहुत कम, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है, नेक्स्ट क्या बोलता है, बोलता है रेगुलर ऑन एंड ऑफ। ये थर्ड वाला जो केस है वो रेगुलर ऑन एंड ऑफ है, ठीक है। पिछली बार के क्वेश्चन में आया हुआ था यही वाला चार्ट, ठीक है। सेम यही चार्ट एनसीईआरटी से उठा करके लिख दिया था और लिख दिया था कि आपको कमेंट करना है डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है। तो और भी इसमें सब बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, ये एक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हम लोगों को पढ़ने हैं। पहले इसको समझा देते हैं, फिर बाकी और अलग अलग कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेगुलर ऑन एंड ऑफ का मतलब हो गया कि कभी चला जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियोज एंड सर्कमस्टांसेस। उसके बाद बोलता है, नेक्स्ट आता है ओकेजनली पुअर। देखो इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, इसमें यह है कि भाई
सिचुएशंस के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये पुअर नहीं होगा, ठीक है। क्लाइमेटिक सिचुएशंस, वेदर सिचुएशंस, कुछ ऐसा इम्प्लॉयबिलिटी, कोई ऐसा कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, कोई ऐसा कंडीशन हो जब वो पुअर हो जाता है, फिर वो कंडीशन, वो उस कंडीशन से किसी तरीके से निकलता है, ठीक है, फिर वो अबव पॉवर्टी लाइन चला जाता है, मतलब उसके पास ये रिपीटेटिव नेचर में चल रहा है। तो वर्ड आ गया ना ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, कभी अबव पॉवर्टी लाइन, कभी बिलो पॉवर्टी लाइन, कभी मान लो ये पॉवर्टी लाइन है, कभी अबव पॉवर्टी लाइन, कभी बिलो पॉवर्टी लाइन, कभी अबव, मतलब कैटेगरी कैसी है इसकी, ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट निकलता रहता है, मूव करता रहता है, कभी चढ़ जाता है, कभी निकल जाता है, कभी बाहर चला जाता है, कभी फिर अंदर चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द लिविंग कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द मनी इनकम, बहुत सारी चीजें, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन, अगर वो एग्रीकल्चर वगैरह में काम करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मार्केट, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कभी वो पुअर हो जाता है, कभी वो फिर थोड़ा सा अबव पॉवर्टी लाइन चला जाता है। यहाँ बोलते हैं ओकेजनली पुअर। ओकेजनली का मतलब कभी कभार होता है, कभी कभार, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ सिचुएशन ठीक रहता है, लेकिन कभी कोई एडवर्स कंडीशन ऐसा अगर आ गया बाय द वे, तो ऐसा सिचुएशन से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो क्या हो, पॉवर्टी लाइन से नीचे ना जाए। बात समझ में आया, मतलब वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा भी सकता है इन अ सर्टेन सिचुएशन, जब उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाए, अ पैच ऑफ बैड लक, लिख लीजिए, अ पैच ऑफ बैड लक, मतलब कि कभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉवर्टी लाइन से क्या होता है, ऊपर रहता है। क्लियर है? आई, और लास्ट कंडीशन आपको बताता है कि भाई ये कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होगा, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स यहां भी है, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं है, ठीक है, इनकम कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, बट एट एनी कॉस्ट, कभी भी किसी भी हाल में नेवर पुअर, मतलब वो कभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए आगे। तो इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखता है, नॉन पुअर। नॉन पुअर मतलब वो कभी भी पुअर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको अगर ये बनाने आ गया, मोस्टली ये बनाने नहीं आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछता है, अगर बनाने आ गया कभी अगर ऐसा होता है तो आप उसको बना भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। पहले केस में वो कभी पॉवर्टी लाइन टच ही नहीं कर पाएगा, दूसरे केस में वो कभी एक बार ऐसा होगा, मतलब ये वाला और ये वाला सिचुएशन जो है ना वो एक दूसरे का अपोजिट है ना, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे का अपोजिट है, ये ट्रांजिएंट है जिसमें मूव अप एंड डाउन कर रहा है, और ये वाला सिचुएशन जिसमें वो कभी भी पुअर नहीं होगा। कोई दिक्कत? ये तो इजी है, ग्राफिकल मेथड है, आसानी से समझ में आ रहा है। असल यहाँ चर्चा तो यहां तक वही बात लिखी हुई थी जो चार्ट में हुई है। उसके बाद यहां से नेक्स्ट बात चालू हो गई है कि जो हम लोगों को डेटा चाहिए, तो क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि जब हम पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन का बेसिस क्या क्या होना चाहिए, आप लिख लीजिए, यहाँ पे मेरे से रह गया लिखना, बेसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, बेसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बेसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, basis for determination of poverty line। क्या हो, पूरा टीम गायब है, बर्थडे उड्डे है क्या किसी का? प्रफुल्ल का। चलिए, तो अब हम लोग पॉवर्टी लाइन का बेसिस एक बार देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला बोलता है देयर आर मेनी वेज फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। एनसीईआरटी ने जो सबसे पहला लिया, वन ऑफ द वे टू डिटरमाइन इट बाय द मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, अंडरलाइन करना पड़ेगा और वैल्यूज यही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आइए चेक कीजिए, बोलता है मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है, एंड दैट इज, इसको अंडरलाइन कीजिए, मिनिमम कैलोरी इनटेक, मिनिमम कैलोरी इनटेक, ठीक है, जिम में नहीं जाना, मिनिमम कैलोरी इनटेक, ठीक है। बोलता है 2400 कैलोरी इनटेक करने के लिए रूरल एरिया में और 2100 कैलोरी इनटेक करने के लिए अर्बन एरिया में जितना पैसा चाहिए
अगर उतना पैसा एक व्यक्ति कमा पाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर उतना पैसा एक व्यक्ति कमा पाता है या उससे ज्यादा कमा पाता है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और अगर नहीं कमा पाता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पहला बेसिस हो गया ना, आधार। ठीक है, वी आर मॉनेटाइजिंग, मतलब हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं किस चीज को, कैलोरी कंजम्पशन को। ठीक है, और ये एकदम इजी है, ये याद होना चाहिए आपको। 2400 कैलोरी रूरल एरिया के अंदर, 2100 कैलोरी इनटेक अर्बन एरिया के अंदर। द मनी वैल्यू ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर दिस, इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज एबल टू अर्न दैट, देन दैट पर्सन विल बी अबव पॉवर्टी लाइन। अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। जिसको पैसे के टर्म्स में इसने निकाला कि रूरल एरिया में 816 रुपया पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, पर पर्सन पर मंथ, पर डे नहीं है भाई, पर पर्सन पर मंथ। मतलब अगर एक व्यक्ति 816 रुपया हर महीने रूरल एरिया में कमा रहा है, ठीक है, तो सरकार के हिसाब से वो अबव पॉवर्टी लाइन पे। ठीक है, अब देख लीजिए भाई सरकार का क्या दायरा है वो सरकार जाने, लेकिन हाँ जो डेटा है वो यही कहता है कि 816 रुपया अगर पर पर्सन पर मंथ कमाई है तो भैया आप अबव पॉवर्टी लाइन है। मतलब सरकार कहती है 816 रुपया अगर आप गांव में और 1000 रुपया हर महीना में शहर में कमा रहे हैं तो आप अपना जीवन चला सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं 1000 रुपये में जीवन चलेगा, सरकार कहती है कि चलेगा तो चलेगा। आई नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था जो आपको करना था कंसीडर। अगला बोलता है दो द गवर्नमेंट यूजेस, गवर्नमेंट क्या यूज करती है बेटा, इसको एमपीसीई बोलते हैं, याद रखिएगा, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट ने क्या लिमिट दी है, 816 रुपया पर पर्सन पर मंथ और 1000 रुपया पर पर्सन पर मंथ। दिस इज कॉल्ड एमपीसीई। क्या हम लोग को इधर उधर की बातें कर रहे हैं या यही एक्चुअली मेथड है, यही एक्चुअली मेथड है। ठीक है, आप जहां भी जाइएगा, जो भी एग्जामिनेशन में बैठिएगा, क्या आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा? जी ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या इसको याद करना पड़ेगा? जी आपको याद करना पड़ेगा। क्या इसके आगे इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज होंगी? तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स स्कॉलर्स ने कभी इसको प्रेज किया, कभी इसको प्रेज नहीं किया, कभी बोला कि सरकार की ये नीति अच्छी है, कभी बोला सरकार की नीति खराब है। सरकार ये क्यों करती है, ये चीज समझना पड़ेगा। Why the government categorize poverty into different segments and why the government is trying to measure the poverty ratio? क्यों करती है? कुछ आइडिया लगता है क्यों करती है? उसके अकॉर्डिंग सरकार क्या करेगी, लोगों को मेक गुड फॉर करने के लिए स्कीम्स लेके आएगी। ठीक है, तो फॉर दैट द गवर्नमेंट शुड हैव द नोटिफिकेशंस एंड गवर्नमेंट शुड हैव द डेटा ऑफ हाउ मच पर्सन्स इन एन इकोनॉमी आर बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। क्लियर है, बात समझ में आता है? ताकि गवर्नमेंट प्रॉपरली क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके डिफरेंट स्कीम्स। क्लियर, समझ गए बात को? आइए, तो गवर्नमेंट क्या यूज करती है टेक्निक, गवर्नमेंट जिस टेक्निक को यूज करती है उसको एमपीसीई बोलते हैं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर अ मिनिमम कैलोरी इनटेक दैट इज 2400 कैलोरीज इन द रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरीज इन द अर्बन एरिया। इससे भी सवाल आता है, सरकार 2400 कैलोरी रूरल एरिया में रखती है और 2100 कैलोरी ही अर्बन एरिया में क्यों रखती है? ज्यादा मेहनत करना होता है, क्योंकि गांव के लोगों का लाइफस्टाइल शहर के लोगों के लाइफस्टाइल की बनिस्बत क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उनको ज्यादा खाना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आता है? बस यही गवर्नमेंट का रूल है और कुछ नहीं। आगे बोलता है, डू यू थिंक दिस मैकेनिज्म सेटिस्फैक्टरली आइडेंटिफाइज द पुअर हाउसहोल्ड इन आवर कंट्री? क्या पुअर हाउसहोल्ड्स को आइडेंटिफाई करने का ये मैकेनिज्म सरकार का ठीक है? तो इस पे हम लोग सोचते रहे, सोचने का हमने आपको एक नजरिया दे दिया। देयर इज अ नीड टू रिवाइज द एस्टिमेट, बस इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो
आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। बुक ऑलमोस्ट सबके पास तो है ही है, चलिए तभी भी कोई ऐसा है जो क्लास में जिसके पास बुक नहीं है अभी फिलहाल? चलिए, ये नेक्स्ट पैराग्राफ आपको किस चीज के बारे में डील करता है? नेक्स्ट पैराग्राफ बोलता है इकोनॉमिस्ट स्टेट दैट अ मेजर प्रॉब्लम विद द मैकेनिज्म, किस चीज के मैकेनिज्म की बात कर रहा है? ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन, इस मैकेनिज्म की बात कर रहा है जो कि पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं। इसका बोलता है प्रॉब्लम क्या है? इज दैट इट ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर एंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर। ठीक है, बोलता है यहाँ पे जो लोग गरीब हैं सब गरीब को एक साथ ले लिया गया। ठीक है, सरकार इस चीज में अनिश्चित है कि कौन बहुत ज्यादा गरीब है, कौन गरीब है, कौन कम गरीब है, सरकार को इस चीज का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ये दिक्कत है, बिकॉज सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट हैज बेंचमार्क द थिंग। ठीक है, दिस बेंचमार्क इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। एवरीबडी हु इज नॉट गोइंग टू मीट दिस बेंचमार्क is considered as what? Poor. And everybody who is going to meet that thing is considered as not poor. बात समझ में आ रहा है? तो सरकार अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रही है इस मैकेनिज्म में, पहली ये दिक्कत है। आगे बोलता है also this mechanism takes into account expenditure on food and a few selected items as proxy for income. proxy का मतलब होता है, proxy का मतलब जानते हैं? प्रॉक्सी का मतलब होता है जब कोई प्रेजेंट ना हो उसके बदले में कोई दूसरा अटेंडेंस लगा दे, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी। मतलब रिप्रेजेंटेशन, प्रॉक्सी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देख लीजिए, आप खूब लगवाएंगे जब कॉलेज में जाएंगे तो ये शब्द आपको कॉलेज में इंट्रोड्यूस होगा आपके लाइफ में, यार मेरा प्रॉक्सी लगवा देना, क्योंकि स्कूल में तो ऐसा होता नहीं। खुद ही बना लेना होता है, कॉलेज में तो कुछ और ही नहीं करता, कॉलेज में तो सर को बना दिए, सर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज ही हम दिखवा के आए हैं अपने 15 दिन का, 15 दिन का अटेंडेंस भरवा के आए हैं। आगे चलते हैं, फ्री में भरा जाता है, पहले पैसा लगता है। ऑल्सो दिस मैकेनिज्म टेक्स इनटू अकाउंट एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अ फ्यू आइटम एज प्रॉक्सी ऑफ इनकम। मतलब सरकार इनकम का स्टेटस या बेंचमार्क नहीं लगाती है, सरकार बेंचमार्क जो लगाती है पॉवर्टी लाइन के लिए वो एक्सपेंडिचर का बेंचमार्क लगाती है। जैसे आपने पीछे देखा कि सरकार ने बोला कि भैया इतना कैलोरी इनटेक करना है तो ये खाना इतना में मिलेगा, तो इतना रुपया अगर कोई सामने वाला कमा रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो अबव पॉवर्टी लाइन है, वरना वो क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन है। बात समझ में आता है? तो गवर्नमेंट इज यूजिंग फूड एक्सपेंडिचर ऑन फूड एज अ प्रॉक्सी टू इनकम। ठीक है, इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन इट्स बेसिस। ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो इसके बेसिस पर सवाल खड़ा करते हैं। देखो एनसीईआरटी बहुत इसके पे चीजें लिखता है, ये कभी भी जवाब नहीं लिखता है, ये सिर्फ सवाल लिख के छोड़ देता है। और आप इस चीज से निश्चिंत रहें, इन सवालों पे आपको जवाब नहीं लिखने को आएगा। ठीक है, इसको आपको कवर करने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? आगे आगे देखते हैं। बोलता है दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज अ ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट, बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु अमंग द पुअर नीड्स हेल्प द मोस्ट। बोलता है सरकार ना यहाँ सिर्फ कैटेगराइजेशन कर पा रही है, सरकार यहाँ सिर्फ कैटेगराइजेशन कर पा रही है कि दो लोगों में से, या मान लो दो से ज्यादा लोग हैं, इन 3 लोगों में से 2 लोग गरीब हैं और एक गरीब नहीं है, लेकिन सरकार इनमें से ये नहीं कैटेगराइज कर पा रही है कि इन दोनों में से ज्यादा मदद की किसको जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी में रखा जा रहा है, एंड दैट कैटेगरी इज कॉल्ड बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब इनमें से कौन 1000 रुपया कमा रहा है, या मतलब जैसे 1000 रुपया अर्बन के लिए, तो कौन 1000 से थोड़ा कम 900 रुपया कमा रहा है और कौन 200 रुपया कमा रहा है। 900 वाला भी बिलो पॉवर्टी लाइन में है और 200 वाला भी क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन में है। बट एक्चुअली दिस 200 अर्निंग पर्सन नीड्स मोर हेल्प बाय द गवर्नमेंट। दिस इज द क्रिटिसाइज व्हिच द इकोनॉमिस्ट आर क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आता है? ये चीज समझ में आई? तो ये एक बात यहाँ पे थी, इसको समझना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं।
फिर बोलता है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड असेट्स। हमने कल पढ़ा था कि जिनके कमाई कम हो और जिनके पास संपत्ति बिल्कुल ना हो उनको हम क्या मानते हैं, पुअर। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि उनके पास कच्चा हाउस होता है, हटमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इसमें रहते हैं उसमें रहते हैं, सारी बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो बोलता है there are many factors other than income and assets which are associated with poverty, जो कि poverty से associated हैं, और इन पे बात हो गई थी उस दिन भी, कल ही भी हो गई थी। मतलब इसके अलावा बोलता है accessibility to basic education, ये भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। उनको रोजगार मिलता है कि नहीं, ये तो पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा, क्या उनको एजुकेशन मिलता है कि नहीं, क्या उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है कि नहीं, क्या उनको सोशल और पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिलता है कि नहीं। तो वही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। बोलता है क्या उनको बेसिक एजुकेशन मिलता है कि नहीं, हेल्थ केयर मिलता है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है कि नहीं, सैनिटेशन का प्रॉपर उनके पास फैसिलिटी है कि नहीं। दे नीड टू बी कंसिडर्ड टू डेवलप पॉवर्टी लाइन, ये चीजें भी कंसिडर की जानी चाहिए पॉवर्टी लाइन का बेंचमार्क डिजाइन करते टाइम, जो कि अभी इंडिया ने कंसिडर नहीं किया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग किस मेथड पे चल रहे हैं, तो वही वाला जो मेथड था मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड पे हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 2400, 2100, 816 रुपए और 1000 रुपए की बात थी। आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं पॉवर्टी लाइन ऑल्सो डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन द सोशल फैक्टर्स, इससे भी कल बात हुई थी। ठीक है, दैट ट्रिगर एंड परपिचुएट पॉवर्टी सच एज इलिटरेसी। बोलता है भाई इन मैटर पे भी बात नहीं करती है हमारी सरकार, जो पॉवर्टी को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर मतलब क्या, बढ़ाते हैं। और परपिचुएट, जिसकी वजह से पॉवर्टी चली आ रही खत्म नहीं हो पा रही है, वो खत्म कर पाने में सरकार सक्षम नहीं है। और देखो उसका सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ सिविल एंड सोशल पॉलिटिकल फ्रीडम। बोलते सरकार अगर इन चीजों को अपने संज्ञान में ले ले, संज्ञान में लेने का मतलब होता है सरकार इन चीजों पे अगर काम करना चालू कर पाए तो ये परपिचुएशन खत्म होगा। मतलब परपिचुएशन का मतलब होता है चीजें हो रही हैं होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें ठीक करने के लिए सरकार को सोशल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीजें क्या हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। बोलता है the aim of poverty alleviation schemes should be to improve human life by expanding the range of things that a person could be and could do। बोलता है जो पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी उन्मूलन की स्कीम्स हैं, गरीबी हटाने की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में सरकार को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि भाई सामने वाले को हम बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करा के छोड़ दें। सरकार को ये देखने की कोशिश करनी चाहिए, तब सरकार का काम आसान हो पाएगा कि वो पर्सन क्या कर सकता है। ठीक है, बोलता है बाय एक्सपैंडिंग द रेंज ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन कुड डू, कुड बी वो बन सकता है, एंड कुड डू वो कर सकता है। मतलब सरकार को पॉवर्टी एलिवेशन से ज्यादा, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ काम करने की जरूरत है। सरकार का पॉवर्टी का ये जो माजरा है वो वहां से ही ठीक होगा। प्लस अदर सोशल जो फैक्टर्स हैं उस पे भी सरकार को गौर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा तरीके से गौर करने की जरूरत है। ठीक है, सिर्फ ये बहुत बड़ा सवाल होता है। ठीक है, जब आप पॉलिटी में जाएंगे, जब आप अगर आपका रुख बदला, ठीक है, कॉमर्स, प्योर कॉमर्स से अगर आपका रुख बदला तो आपके पास एक चांस होगा यूपीएससी में जाने का। और जब आप यूपीएससी में जाएंगे तो पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन डोमिनेंस एंड इंडियन पॉलिटी आप पढ़ेंगे। अगर सेम सिलेबस रहा तो, सिलेबस बदला तो भी कुछ दूसरे नाम से, लेकिन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बिकॉज ब्यूरोक्रेट कहाँ के बनने हैं, यूपीएससी वाले कहाँ के ब्यूरोक्रेट बनेंगे, अमेरिका थोड़ी चलाएंगे। ठीक है, चलाएंगे तो इंडिया ही। ठीक है, और पॉवर्टी इंडिया में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक, तो ये बहुत बड़ा स्टडी का टॉपिक है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, इस पे 3-3, 4-4 घंटे की 5-5, 6-6 क्लासेस होती हैं सिर्फ पॉवर्टी के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे आपसे वक्तव्य पूछा जाएगा आपका कि भाई सरकार क्या करे तो पॉवर्टी एलिविएट हो पाए। तो वही बोलता है कि सरकार ऐसी स्कीम्स चलाए ना जिससे पर्सन कुड बी
आदमी बन सके, ठीक है, एंड कुड डू, कुछ ऐसा कर सके, सच एज टू बी हेल्दी एंड वेल नरिश्ड, ठीक है, जिससे वो हेल्दी हो जाए, बढ़िया हो जाए, स्वस्थ हो जाए, टू बी नॉलेजेबल एंड प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है, टू बी नॉलेजेबल, उसके पास नॉलेज हो और वो समाज का अंग बन सके। गरीब समाज का सबसे कटा हुआ अंग है, ठीक है, गरीब, जैसे कि आप अगर इसको सोशल पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स अगर इकोनॉमिक्स आगे चल के बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट होता है, हंसो मत, ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स आगे, तुम लोग ना तीनों साथ बैठा ही नहीं करो, ठीक है, तुम लोग साथ में कहीं जाना मत भाई, पता चले बेइज्जत करा दोगे तुम लोग अपने आप, ठीक है। तो बोलता है कि जब इकोनॉमिक्स सोशल पॉलिटिक्स का रूप लेता है, इकोनॉमिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट का रूप लेता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स कभी रिसर्च में चला जाएगा, इकोनॉमिक्स कभी मैथमेटिक्स में चला जाएगा, स्टैट्स में चला जाएगा, इकोनॉमिक्स से ज्यादा वर्सेटाइल कोई सब्जेक्ट नहीं है जो अभी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स जब भी रहेगा अकाउंट्स ही रहेगा, बीएस जब भी रहेगा बोरिंग ही रहेगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स आगे चल के बहुत वर्सेटाइल ब्रांचेस में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, ये इंडियन इकोनॉमी इंटरेस्टिंग नहीं होगा उतना ज्यादा, ठीक है, लेकिन बाकी यहाँ भी होगा, जब आपको पॉलिसीज पढ़नी होंगी, जब आपको स्कीम्स पढ़नी होंगी, जब आपको उनके अंदर तक जाकर के आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, थ्योरी हर जगह बोरिंग नहीं है, ठीक, अभी हम आपको इससे आगे 3-4 चीजें पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। उसमें एक पढ़ना है सेन इंडेक्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा, ये रहा सेन इंडेक्स, ठीक है, अभी पढ़ा रहे हैं, वो सब चीजें पढ़ानी बाकी है अभी। आइए, तो बोलता है सरकार ऐसी स्कीम चलाए कि व्यक्ति कुछ कर पाए और कुछ बन पाए ऐसा, ठीक है, जिसमें कि वो हेल्दी और वेल नरिश्ड हो जाए, ठीक है, नॉलेजेबल हो जाए और समाज का एक अंग बन पाए, जो इंडिया में पॉवर्टी के कारण समाज का वो अंग नहीं बन पा रहे हैं। कौन नहीं बन पा रहे हैं? तो वो लोग जो गरीब हैं, ठीक है। सरकार को इस प्रोसेस की तरफ काम करने की जरूरत है। आगे जो बोल्ड में लिखा हुआ है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग द ऑब्स्टिकल। डेवलपमेंट ये नहीं है कि जो भूखा है उसको खाना खिला दिया, ठीक है, और उसका एक टाइम का काम निपट गया, ये डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब किसी को भूख लगी हुई है, किसी को खाना नहीं मिलता है, उसको आप महीने भर का अनाज खिला दो, ठीक है, अगले महीने के अगले दिन फिर वो क्या है, फिर वो भूखा है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे तो आप 72 साल से खिलाते आ रहे हैं, आगे पता नहीं और कितने 72 साल खिलाएंगे। तो बोलता है डेवलपमेंट क्या है? रिमूविंग द ऑब्स्टिकल टू द थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू इन लाइफ। मतलब उन चीजों के तरफ से, उन चीजों के सामने से पत्थर हटाना, ऑब्स्टिकल हटाना, ठीक है, जो लोग जिंदगी में कर सकें। मतलब क्या भाई, अगर उनको नॉलेज नहीं है, अगर वो इलिटरेट हैं, तो वहां काम करो कि वो लिटरेट हो जाए। और यही आप देखेंगे इंडिया में एजुकेशन के ऊपर सरकार बहुत खर्च करती है। बहुत कहने का मतलब कि हद से ज्यादा खर्च करती है सरकार एजुकेशन की तरफ, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। और कहां से लेके, प्राइमरी एजुकेशन से लेके टेक्निकल एजुकेशन तक। देख लीजिए नजर फिरा के, आपके पास प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेजेस, ग्रेजुएट कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, क्या सारी सरकारी हैं? हाँ, प्राइवेट तो है ही हैं, लेकिन क्या सरकारी हैं? सब है, ठीक है। उसके अलावा ये तो मेन सेगमेंट में आ गए, उसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई जिसको बोलते, आईआईटीज नहीं, आईटीआई है, ठीक। आईआईटीज भी सरकार की ही हैं और आईटीआई भी सरकार की हैं, सब तरह की, ठीक है। तो ये सरकार क्यों कर रही है? सरकार यही चाह रही है कि भाई ऑब्स्टेकल हटाएं, आदमी को लिटरेट बनाएं, उसकी समझ सलाहियत को क्या करें, ठीक करें, ताकि वो हमारे लिए बर्डन ना हो कि क्या बने, एसेट बने, ठीक है। बोलता है इलिटरेसी को ठीक करने के लिए इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज ठीक होगा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, ठीक है। और बोलता है एंड लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। सिविल फ्रीडम का मतलब होता है, लिख लीजिए, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, ठीक है। सिविल फ्रीडम का मतलब होता है, लिखा हुआ है वहां पे, सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। सिविल फ्रीडम का मतलब होता है बेटा इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। थॉट मतलब सोचने और एक्शन मतलब कुछ करने का
आपको कुछ करने की स्वतंत्रता हो, दिस इज कॉल्ड द सिविल फ्रीडम। ठीक है, ये इंडिया एक बहुत ही, या यू कैन से कि आई एंड यू आर लकी दैट वी आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे पास में, हमारे देश में खास करके मैक्सिमम सिविल फ्रीडम है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा सिविल फ्रीडम दुनिया के किसी देश में नहीं है, इससे ज्यादा सिविल फ्रीडम दुनिया के किसी देश में नहीं है। ठीक है, इसके अपने फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं, उनके ऊपर हम चर्चा नहीं करने जा रहे। तो मतलब बोलता है कि इस तरफ प्रयास हो, किस तरफ प्रयास हो, लोगों को लिटरेट किया जाए, लोगों के पास रिसोर्सेस का पार्टिसिपेशन इक्वल करने की कोशिश की जाए, लोगों को सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम दिया जाए। पॉलिटिकल फ्रीडम मीन्स व्हाट? पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या मिलेगी लोगों को? लोगों को अपने राजनेताओं को चुनने का अधिकार है इंडिया में, पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, हाँ सिविल फ्रीडम भी इंडिया में है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि क्या सिविक एमिनिटीज होती हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको ये चीज समझाने की जरूरत है। दिस इज द चैलेंज बिफोर इंडिया, ये इंडिया के सामने चैलेंज है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? तो अगर ये चीजें आप इंस्टॉल कराने में सक्सेसफुल हो गए, इंडिया वाले इंस्टॉल कराने में सक्सेसफुल हो गए, तो हमें क्या फायदा मिलने वाला है? इससे हम ये जो छोटे छोटे स्कीम्स चला रहे हैं ना, छोटे छोटे टाइम बॉन्ड स्कीम्स चला रहे हैं, ठीक है, जिससे अभी की दिक्कत तो ठीक हो जाती है, लेकिन फिर वही दिक्कत बाद में क्या हो जाती है, आके खड़ी हो जाती है। अब जैसे एक दो हम स्कीम का नाम लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अन्न का मतलब समझते हैं ना, ठीक है, खाना। अंत्योदय मतलब कि जो सबसे अंत में है उनका उदय करने के लिए हमें अन्न की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत उनके पेट में क्या है, खाना नहीं है। अंत्योदय अन्न योजना इज नॉट अ रेमेडी टू पॉवर्टी। क्या ये पॉवर्टी का रेमेडी है? नहीं, रेमेडी नहीं है भाई। सामने वाले को आज भूख लगी है, कल फिर भूख लगेगी, ठीक है, कल फिर अंत्योदय अन्न योजना। आयुष्मान भारत, ठीक है, आज अगला बीमार पड़ा है, ठीक है, आज वो ठीक हो गया, उसके हाथ में पैसा नहीं है, वो फिर कल बीमार पड़ेगा, फिर क्या, आयुष्मान भारत। तो दीज आर नॉट द थिंग विच कैन इरेडिकेट पॉवर्टी। जड़ से खत्म नहीं कर सकता ये सब चीज, हाँ ये पॉवर्टी की हालत में जी रहे लोगों को सांस दिलवा सकता है कोई भी स्कीम जो सरकार चलाती है। तो यहाँ पे यही कहना है इकोनॉमिक्स का कि भाई डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो रिस्टोर कर दे लाइफस्टाइल। ठीक है, कहने की बात है, ठीक है, हम मानते हैं कि ये सिर्फ कहने की बात है। सरकार की इन चीजों को सरकार की जगह पे खड़ा होकर के सोचना और इंप्लीमेंट कराना इज अ वेरी ट्रबलसम टास्क, ठीक है, बहुत ट्रबलसम टास्क है। लेकिन हाँ, जो बात लिखी हुई है वो हम कह रहे हैं, क्योंकि सरकार अगर मान लो करती भी है तो ये भी तो दिक्कत है ना कि सरकार 10 के लिए करके आती है, 20 और खड़े हो जाते हैं। ठीक, एक तरफ से फ्लो अगर रुके तब तो सरकार कुछ कर पाए ना। कि मान लो मैं ये कह रहा हूं कि 10 लोग अगर गरीब हैं, सरकार 10 लोगों के लिए काम करने का कोशिश करती है, 15 लोग पीछे से और गरीब हो जाते हैं। तो भाई वो सरकार आगे 10 लोगों को संभाले कि पीछे 15 लोगों को संभाले? सरकार उन्हीं 10 और 15 के फेर में पीछे 72 साल से चल रही है, ठीक है। और क्या ये आगे खत्म हो पाएगा? नहीं, अनटिल अनलेस हम चाइना वाला पॉलिसी ना कर दें, हम दो हमारे दो, बहुत ऑब्वियस है। क्योंकि रूट प्रॉब्लम क्या है? रूट प्रॉब्लम पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन आप कंट्रोल कर लीजिए, आपकी सारी स्कीम सक्सेसफुल हो जाएंगी। पॉपुलेशन आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा तो चाहे जितना प्राइमरी स्कूल खोल लीजिए, हाई स्कूल खोल लीजिए, मिडिल स्कूल खोल लीजिए, हॉस्पिटल खोल लीजिए, जो खोलना खोल लीजिए, भरता जाएगा? नहीं भरेगा। बोलिए, हर जगह दिक्कत किस चीज से है? पॉपुलेशन, ठीक है। तो अनटिल अनलेस चाइना वाला हाल हो कि भैया अगर दो, क्या हो इसमें हंसने का कौन सा बात हो गया? सही बात, ठीक है। दो, अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, आपको कोई सिविक एमिनिटीज की वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कर ले तो फिर हो सकता है। आइए आगे बात बोलते हैं। आगे क्या बोलता है कि दो द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट हायर रेट ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स introduced in 1990s have resulted in a decline in poverty level, ऐसा सरकार क्लेम करती है, ठीक है। मिल गया पैराग्राफ आपको? ऐसा सरकार क्लेम करती है, लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखते। बोलते हैं इकोनॉमिक्स रेज डाउट अबाउट द गवर्नमेंट क्लेम। जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिक्स हैं,
वो सरकार के इस क्लेम पर डाउट करते हैं। वो बोलते हैं सरकार डेटा के साथ छेड़छाड़ करती है। डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा को सरकार अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और ये कोई एक सरकार नहीं करती है, ये हर सरकार करती है। ठीक है, बोलता है दे पॉइंट आउट द वे द डेटा आर कलेक्टेड, आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन बास्केट, मेथडोलॉजी फॉलोड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन एंड द नंबर ऑफ पुअर आर मैनिपुलेटेड टू अराइव एट द रिड्यूस्ड फिगर्स ऑफ द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। इकोनॉमिस्ट का ऐसा आरोप है, किनके ऊपर, सरकार के ऊपर, कि भैया ये मेथड गलत लेते हैं। पहला आरोप है, जो फूड आइटम्स का ये डेटा देते हैं, मतलब कि जो पॉवर्टी लाइन बनाने के लिए इन्होंने मिनिमम बेंचमार्क लिया है, उसमें जो वो फूड आइटम्स डालते हैं, ठीक है, उनका चयन गलत है, मेथड गलत है, नंबर ऑफ पीपल्स को जो एस्टिमेट करते हैं उसका तरीका गलत है। ठीक है, ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है। सरकार इस बात पे बहुत ज्यादा कुछ ध्यान देती नहीं है, सरकार वही करती है जो वो कर रही होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है ड्यू टू वेरियस लिमिटेशंस इन द ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड टू फाइंड अल्टरनेटिव मेथड। सरकार कौन सा मेथड यूज करती है? सरकार ने यूज किया MPCE। ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से उसने पॉवर्टी लाइन बना दी। वो वही मेथड यूज करती है। एवरीबडी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी इज BPL, एवरीबडी फॉलिंग अबव द कैटेगरी इज APL। ठीक है, तो भाई इसके अलावा बहुत सारे पॉवर्टी मेजरमेंट के टूल्स हैं। अब आप लिखना चालू कीजिए। लिखा हुआ है फॉर इंस्टांस, मैंने यहीं से उठाया है, बाहर से मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। जो यहाँ पे 4 बातें लिखी हुई हैं वो 4 बातें आपको जाननी चाहिए, वो मैंने बता दी हैं। पहला मैंने आपको सेन इंडेक्स बता दिया, सेन इंडेक्स क्या होता है। दूसरा पॉवर्टी गैप इंडेक्स, तीसरा स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, और एक है कहीं पे हेड काउंट रेशियो। शायद वो हेड काउंट रेशियो इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए, तभी भी हेड काउंट रेशियो अगर कैलकुलेट होगा, है क्या, कहाँ पे, यहाँ और नीचे, अच्छा, द नंबर ऑफ पुअर्स इज एस्टिमेटेड, हाँ ठीक है, हेड काउंट रेशियो, ओके ठीक है, ये रहा हेड काउंट रेशियो। वही मैंने देखा, कहीं ना कहीं देखा होगा तभी मैंने लिखा होगा हेड काउंट रेशियो। चलिए, तो ये चीजें हो गई। हेड काउंट रेशियो पहला हो गया, क्योंकि हेड काउंट रेशियो समझ में आएगा तो आपको पॉवर्टी गैप इंडेक्स समझ में आएगा, फिर उसके बाद ये थर्ड समझ में आएगा आपको, और फिर उसके बाद ये फोर्थ आपको समझ में आएगा, सेन इंडेक्स। ये 4 चीजें आपको पढ़नी। बस आज इतने ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या हुआ, ठीक है, क्या हो गया, आज रहने दीजिए, गजब हाल है। ठीक है, अभी तो सारे ही 4 हुआ है, 3:50 में तो हम चालू किए हैं, 4:30 अभी हुआ है। ठीक है, 40 मिनट हम पढ़ाई नहीं है, रहने दीजिए होने लगता है बच्चे लोग। लिखिए टूल्स ऑफ पॉवर्टी, टूल्स ऑफ पॉवर्टी लिखिए। पहला लिखिए हेड काउंट रेशियो। ठीक है, छोटा छोटा लिखिएगा, अगल बगल जगह देखिएगा कहाँ कहाँ है, एकदम छोटा छोटा लिखिएगा। हेड काउंट रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, हेड काउंट रेशियो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ BPL डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, या नंबर ऑफ BPL पॉपुलेशन लिखिएगा, मतलब वो पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। आ गया ना हेड काउंट रेशियो। हाँ, फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझ तो आना चाहिए ना बाबू कि हेड काउंट रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इजी है ना कि ये चीज बता दी जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है हेड काउंट रेशियो। मान लो अगर पॉपुलेशन 100 है, उसमें से 10 लोग क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, तो व्हाट इज द हेड काउंट रेशियो, 10%। क्लियर है, समझ में आता है। चलो नेक्स्ट लिखिए पॉवर्टी गैप रेशियो। अच्छा, ये लिख लीजिए कि हेड काउंट रेशियो क्या बताता है। हेड काउंट रेशियो बताता है एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, फैलाव, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी, गरीबी कितना ज्यादा व्याप्त है, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। क्लियर है, चले नेक्स्ट लिखिए बेटा पॉवर्टी गैप रेशियो। पॉवर्टी गैप रेशियो डैश करके लिखिएगा सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी, सीवियरिटी SEVERITY, सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी, सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी। सीवियरिटी का मतलब समझते हैं, कितना घातक है,
पॉवर्टी कितनी ज्यादा व्याप्त है, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मूला लिखिए इसका, पॉवर्टी गैप रेशियो लिखिए 1/n z माइनस टी बाई जेड प्लस 1/n z, यहां 1 लिखिएगा, यहां z लिखिएगा, यहां t1 लिखिएगा, z माइनस t2, ठीक है। हाँ, या एक मिनट रुक जाइए, इसको अगर tn कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। लिख लो भाई, सब समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, पहले लिख तो लो, आगे लिखो। वेयर n is equals to total families, z is equals to MPC। स्वाति को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं। T is equals to, हाँ, ये तो जबरदस्ती खींच रही है वो तो, एकदम लिखने में भी उसको दिक्कत हो रहा है आज तो। T is equals to अर्निंग ऑफ BPL फैमिलीज। अब भाई जिन्होंने निकाला ये रेशियो उन्होंने यही बोला, T is equals to अर्निंग ऑफ BPL फैमिली, अर्निंग ऑफ BPL फैमिली, और जितनी नंबर ऑफ BPL फैमिलीज होंगी ये फॉर्मूला उतनी बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। चलिए समझा देते हैं। आइए अगला आ गया, पीजीआर लिख लिया, पॉवर्टी गैप रेशियो। अगला लिखिए स्क्वायर्ड पॉवर्टी SPGR, पीजीआर का स्क्वायर, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो SPGR इज इक्वल्स टू पीजीआर का स्क्वायर, पॉवर्टी गैप रेशियो का स्क्वायर। पॉवर्टी गैप रेशियो का जो फिगर आएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो आ जाएगा। और अब सबसे फेमस सेन इंडेक्स, सेन इंडेक्स दिया था इंडिया के एक सिंगल इकोनॉमिस्ट जिनको आज तक नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, अमर्त्य सेन, उन्होंने दिया था सेन इंडेक्स। सेन इंडेक्स क्या कहता है, S इज इक्वल्स टू H इंटू I प्लस 1 माइनस I, ठीक है, इंटू G, where H is equals to head count ratio, I is equals to PGR and G is equals to Gini's coefficient, ठीक है। H इंटू I प्लस 1 माइनस I इंटू G, गिनीज कॉफिशिएंट, GINNI, गिनीज कॉफिशिएंट, ठीक है। अब जहां पे आपने पीजीआर लिखा है, पीजीआर में मैंने बोला था आपको लिख लेने के लिए, सीवियरिटी जांचता है ये, सीवियरिटी कि कितना सीवियर है पॉवर्टी का केस। हेड काउंट रेशियो एक्सटेंट स्प्रेड, कितने ज्यादा लोग पुअर हैं ये हेड काउंट रेशियो बताता है, ठीक है। पॉवर्टी गैप रेशियो बताता है कि कितनी सीवियरिटी है, कितना फैला हुआ है, कितना हद तक पॉवर्टी है, कितना ज्यादा पॉवर्टी है, ठीक है। स्क्वायर्ड पीजीआर इज जस्ट सिमिलर टू पीजीआर, से इसका स्क्वायर कर देना होता है। और सेन इंडेक्स 3 बातें बताता है, सेन इंडेक्स 3 बातें बताता है। एक तो इसके अंदर हेड काउंट रेशियो भी है, तो ये सबसे पहले एक्सटेंट बताता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पीजीआर भी है, तो ये एक्सटेंट के साथ सीवियरिटी भी बताता है। और तीसरा इसमें गिन्नी जी भी है, ठीक है। तो गिन्नीज कॉफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अब हम सब समझा देते हैं, रुक जाइए, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए आपको बोरिंग लग रहा है।
अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं ठीक है समझ में आ गया अपने को। हाँ तो वो तो आपकी दिक्कत है, हम भी आखिर इसी किताब में कहीं हटाए हैं। लिखने वाले लिख लिए कहीं ना कहीं, भाई साहब खुद ही को दिखाई देगा और तो किसी को दिखाई नहीं देगा। अमर्त्य सेन, भाई बड़े बड़े शब्दों में यह किताब में लिखा हुआ है भाई साहब। अमर्त्य सेन नोटेड नोबल लॉरिएट हैज डेवलप्ड एन इंडेक्स नोन एज सेन इंडेक्स। मतलब काम भी किए तो भाई साहब गरीबी के ऊपर, ठीक, और मिल भी गया तो भाई नोबल पुरस्कार। और कुछ और बढ़िया चीज पे काम करते, देश को फायदा होता। गरीबी तो ऐसे ही पता है कि गरीब है। अब आइए, हेड काउंट रेशियो तो समझ में आ गया होगा। हेड काउंट रेशियो तो बहुत आसान है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पीजीआर समझना है, ठीक है, पॉवर्टी गैप रेशियो। हम एक डेटा देते हैं, आपको उस डेटा से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है, और 2 अलग अलग रीजन है ए और बी, ठीक है। मान लेते हैं पहले ये 5 लोग ए रीजन में रहते हैं, फिर यही 5 लोग बी रीजन में रहते हैं। मैं कुछ लिख रहा हूं और यहां पे एमपीसीई है 100 रुपए, ठीक है। रीजन ए के लिए एमपीसीई है 100 रुपए। एमपीसीई समझ रहे, ठीक, ठीक है। लिख लीजिए बाबू, इसको बना लीजिए तो आपको याद रहेगा कि पीजीआर कैसे निकलता। देखो कहीं कला निकालो, कोई कला हो, और फिर वहां पे जो लिखवाएंगे वो कहाँ लिखोगी? ठीक, बनाओ बनाओ। इसलिए कहते हैं कुछ पेज उज होना चाहिए अपने पास। हाँ, फाड़ के चिपका देना किताब में। यही देखो, अब उसमें से क्या ही फाड़ोगे तुम? अब दे आलस कितना है, इसको भी दे दो। ये तो मांगने के भी पोजीशन में नहीं है ना अब तो। बुक देख के लग रहा है ना पढ़े है, इसीलिए हम इंडियन इकोनॉमी को रोके हुए थे, ठीक है। हाँ हाँ, काफी आधा आधा कर लो भाई, आधा आधा कर लो, हो गया। चलो नाशपाती के साथ बुक नहीं बोल, चलो कैसे बचा ली बेटा तुम इस जगह? ओह माय गॉड, नहीं हमको ये समझ में आ रहा है। अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सब कला होनी चाहिए। अरे जाओ यार, सबसे अच्छा जॉब है। कहाँ का है? बिल्कुल, अगर आपका यूपीएससी एस्पिरेशन है तो आपको दुनिया की सब चीज का जानकारी होना चाहिए, सब चीज का, ठीक है। हम लोगों तो एक चीज का नहीं है, अपने फील्ड का नहीं है, बाकी चीज का कहां से होगा? खैर चलते हैं। और एमपीसीई रीजन बी का है 150 रुपया, ठीक है, क्योंकि रीजन वाइज एमपीसीई अलग हो गया मान लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहां देख के समझ में आ रहा है गैप रेशियो कहां ज्यादा है। इस दोनों फिगर को अगर देखें तो अपने को यह पक्का समझ में आ जाएगा कि रीजन ए हैज हाई गैप रेशियो और रीजन बी हैज हाई गैप रेशियो। पॉवर्टी गैप रेशियो कहां ज्यादा है बताओ ना? बी में ज्यादा है, क्योंकि इसका एमपीसीई 150 है और यहाँ एक ऐसा भी पॉपुलेशन है जो मात्र कितना कमा रहा है? 30। तो क्या ये सीवियरिटी जांचने के काम आ रहा है? सीवियरिटी मतलब कितना सीवियर पोजीशन है। देखो फॉर्मूला पे अगर डालेंगे तो फॉर्मूला पे डाल के बताएं। सबसे पहले रीजन ए में चेक करो, रीजन ए में व्हाट इज द एमपीसीई? सो हाउ मेनी पॉपुलेशन इज अर्निंग मोर देन एमपीसीई, मतलब हाउ मेनी पॉपुलेशन इज अबव पॉवर्टी लाइन? दिस 3 क्लियर। तो 2 लोग क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब ये वाला फॉर्मूला विल बी यूज्ड ट्वाइस। अब इमेजिन करो जहां 200 करोड़ जनता में से 20 लाख जनता अगर क्या हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, तो ये डेटा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पीजीआर निकालना, ठीक है। यहां पे मैंने कितने लोगों को लिया बिलो पॉवर्टी लाइन?
2 लोगों को। चलो चेक करते हैं। तो फॉर्मूला लगाएं। मैंने फॉर्मूला लगाया 1/5। 5 क्यों लिखा? बिकॉज नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी या नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 5। चलो z माइनस T1/z। z व्हाट इज द MPC? 100 माइनस T1 80 जो वो पर्सन कमा रहा है, डिवाइडेड बाई z। ठीक है, अगला सेकंड, फिर प्लस 1/5 100 माइनस 90/100 एंड इंड हो गया, क्योंकि 2 ही लोग पॉवर्टी लाइन से क्या है? नीचे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके निकाल लेंगे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, जब हम इसका और इसका पीजीआर कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे इसका पीजीआर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। हाँ 0 पॉइंट अच्छा ठीक है। तीन बटा 50 आएगा। ठीक है 0.06 होगा। हाँ थैंक यू। चलो 0.06। अब इसी तरीके से दूसरा पीजीआर निकालेंगे तो दूसरा पीजीआर भी निकल सकता है। ठीक है, अब सेम इंडेक्स पे तो ये सीवियरिटी बता रहे हैं। देखो गैप भी देखने में पता चलता है कि भाई एमपीसीई मेरा इतना है और मेरा एक बंदा इतना है जो 30 रुपया कमा रहा है, भाई बहुत ज्यादा गैप। एवरेज किस चीज का एवरेज? हाँ तो देखो इंडेक्स तो यही कहता है, अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है ये मुझे भी नहीं पता। हाँ इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका प्रैक्टिकल वो जो प्रैक्टिकल क्या कहते हैं उसको, यू कैन से प्रैक्टिकली कैलकुलेशन जो होता होगा, ठीक है, वो कैसे होता होगा, इट्स ऑल्सो पॉइंट ऑफ रिसर्च, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मुझे भी सर्च करके बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ इंडेक्स यही कहता है। और इंडेक्स का कैलकुलेशन मैंने कहां से देखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैंने यूपीएससी की क्लासेस जो होती हैं, ठीक है, उनसे देखा भी है और मेरा एक फ्रेंड है जो आईपीएस है उससे समझा भी है। हाँ समझ के तभी हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वही तो मैंने बोला ना कि इट्स द टॉपिक ऑफ रिसर्च, मुझे रिसर्च करके बताना पड़ेगा कि ऐसे निकलता है कि नहीं निकलता है। आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन हाँ इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए हम डेड श्योर है कि पहले हम एक बार पॉलिटी का लेक्चर में देखे भी हैं। ठीक है, और दूसरा हम अपने फ्रेंड से पूछे भी हैं पूरा का पूरा। ठीक है, पूछ के डिस्कस करके समझ के तब आपको समझा रहे हैं। क्लियर है? ये हम पढ़ाने से पहले पूरा डिस्कस किए हैं, समझे हैं, फिर समझा रहे हैं पूरा का पूरा। तो ठीक है, पिछली बार भी हम समझे थे, फिर दिमाग से निकल जाता है क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली नहीं चलता रहता है, तो फिर हम अभी रिफ्रेश में समझे हैं इसको और फिर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से जब हम सेन इंडेक्स में आएंगे तो सेन इंडेक्स में इन्होंने सबको इंक्लूड करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि भाई हम हेड काउंट रेशियो भी इंक्लूड करते हो। ये ना ये सेन इंडेक्स पूरे इकोनॉमी के लिए। हाँ कहाँ 150 होगा बाबा? अच्छा जा सॉरी। हाँ हाँ, तो अब रेशियो को चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे एमपीसीई 150 था बेटा, मैंने 100 पे ही ले लिया था गलती, 150 था। देख लो ना सेकंड वाले रीजन का एमपीसीई कितना। नहीं नहीं कंफ्यूज कर दिया ये मेरे। बाबू आप गलती बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं अभी बी पॉइंट पे गया ही नहीं। ठीक है, मैं रीजन बी पे नहीं गया हूं, रीजन ए में ही 2 लोग ऐसे हैं जो बीपीएल है। ठीक है, इसीलिए ए और ये बी आप समझना। ठीक है, नहीं गलत नहीं था, वो सही। क्लियर है, समझ में आ गया? नहीं बी का क्यों निकालेंगे, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। ठीक है, सेम तरीके से बी निकलेगा भाई। ठीक है, बी में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है? 1 2 3। बोला तो कि इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, नहीं पता है हमको, नहीं पता है बच्चा हमको कि क्या आएगा। ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा कि क्या आएगा, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम अगर बताते तो हम बताते क्या, तो इसीलिए मुझे ये प्रैक्टिकल पहले समझना पड़ा।
समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसमें अगर ये वाली बात को हम देख के आपको बता देंगे, अभी मुझे नहीं पता ये चीज है। अच्छा, दोस्त का नंबर दे दे, बात कर लेगा, ठीक है। चलो दोस्त का नंबर दे देंगे, बात कर लेना तुम उससे, हम बता देंगे, ठीक है। और ये पूरे इकोनॉमी के लिए सेन इंडेक्स एक साथ में इन्होंने कोशिश करी है कि हम सीवियरिटी एक्सटेंट भी बता दें, सीवियरिटी भी बता दें, और ये गिनी कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन समझाता है कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉवर्टी का, या यू कैन से व्हाट इज द एक्युमुलेशन ऑफ पॉवर्टी ओवर डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है, कि कौन से राज्य में ज्यादा है, कौन से राज्य में कम है। फॉर दैट वी कैलकुलेट द गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, हम गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, और जब इन तीनों चीजों को हम डालते हैं तो सेन इंडेक्स बन के निकलता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली गवर्नमेंट इनमें से कोई भी यूटिलाइज करती है, नहीं करती है, नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज यूटिलाइज करती है, MPCE, ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जो सरकार ने बताया है 2400, 2100, 816 रुपया, 1000 रुपया। चलिए बस यहीं पे हम लोग रेस्ट करते हैं आज, ठीक है। नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए बेटा बंद कर दीजिए, तो रिकॉर्डिंग और क्लास दो